नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और दिसंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले दिसंबर महीने के 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो दिसंबर महीने के जितने भी पार्ट हुए हैं उन सबको कंपाइल करके एक ही PDF बनाकर जो है वो टेलीग्राम पर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नवंबर महीना इससे पहले जो हुआ था उसका हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर चुके हैं। तो हिमाचल से रिलेटेड, चाहे वो आपका पेपर 1 है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे राज्य चयन आयोग का एग्जाम है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अपकमिंग एग्जाम है, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच विलेज ऑफ शिमला विल द भुंडा महायज्ञ विच इज गोइंग टू बी हेल्ड आफ्टर 39 ईयर्स। तो बोलते हैं कि 39 साल के बाद जो हो रहा है भुंडा महायज्ञ, वो शिमला के किस गांव में जो है वो आयोजित होगा। अभी जो है वो भुंडा महायज्ञ के बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, परंतु गिरिराज पत्रिका में अभी तो कोई आर्टिकल नहीं आया था, परंतु ये बनता है हमारे पास डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन, तो हम डेली न्यूज़पेपर से इसको कवर करते हैं। ये जो भुंडा महायज्ञ है ये 39 ईयर्स के बाद अभी मनाया जा रहा है और ये जो मनाया जा रहा है ये रोहड़ू का एक गाँव है जिसका नाम है दालगांव। दालगांव में जो है ये होने जा रहा है। ऑप्शन ए, इसका जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, दालगांव। दालगांव में जो है ये होने जा रहा है भुंडा महायज्ञ। अब भुंडा महायज्ञ के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर बात की जाए इस भुंडा महायज्ञ की, तो प्राचीन ग्रंथों में जो है इस भुंडा को जो है वो नरमेघ यज्ञ भी जो है वो कहा गया है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या क्या है। शिमला जिला का रोहड़ू क्षेत्र है, वहाँ की स्पेल वैली, स्पेल घाटी जो है वो कहाँ पर आती है, शिमला के रोहड़ू क्षेत्र में आती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है। वहाँ का एक गांव है जिसका नाम है दलगांव। दलगांव में जो है वो देवता बकरालू जी का मंदिर है और देवता बकरालू जी के मंदिर में ये 39 ईयर्स के बाद भुंडा महायज्ञ जो है वो हो रहा है। भुंडा महायज्ञ में जो बेड़ा यानी कि देवता के द्वारा जो चयनित व्यक्ति होते हैं, देवता जो बेड़ा जो है वो क्या करते हैं, आस्था की खाई में जो है वो जो आस्था की खाई होती है उसको जो है वो पार करते हैं। मतलब 2 पहाड़ियों के बीच में जो है वो क्या किया जाता है, एक रस्सी बांधी जाती है और उस रस्सी को जो है वो पार किया जाता है। ये रस्सी भी खास एक घास से जो है वो बनाई जाती है। परंतु अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने सालों के बाद ये भुंडा महायज्ञ होने जा रहा है, 39 ईयर्स के बाद होने जा रहा है। ये जो बेड़ा है, इनके ये देवता के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है, जिम्मेवारी वो सूरत राम को जो है वो दी गई है। सूरत राम जो है वो 65 ईयर्स के हैं और इनको ये जिम्मेवारी दी गई है। अब देखिए, सूरत राम जो है वो इससे पहले 1980 में जब रामपुर बुशहर के सोली गांव में जो है ये हुआ था, तब भी इनके द्वारा ही जो था वो इस रस्म को निभाया गया था। और 1985 में जो दलगांव है, दलगांव में जो है ये जो था वो यज्ञ हुआ था, तो यहाँ पर जो है सूरत राम जी के द्वारा ही जो था ये किया गया था। इसके बाद रामपुर बुशहर के खड़ाहन, डंसा, मझेवली, बोसहारा, बेलू, समरोट के पुजारली, यहाँ पर जो है वो भुंडा की रस्में जो है वो हो चुकी हैं और सूरत राम जी जो है वो लगभग 8 बार इन रस्मों को जो है वो निभा चुके हैं। अब 9th टाइम जो है ये इस बार जो है वो रस्मों को जो है वो निभाएंगे। तो 9th टाइम निभाएंगे। इससे पहले दलगांव में 1985 को जो था ये भुंडा महायज्ञ जो था वो हुआ था। अब यहाँ पर आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भुंडा महायज्ञ में जो है वो देवता के द्वारा चयनित व्यक्ति होता है उसको बेड़ा कहा जाता है। बेड़ा उसको कहा जाता है जो एक लंबी रस्सी घास से बनाई जाती है। वो घास होती है मुंजी, तो उसको मुंजी बोलते हैं। एक विशेष घास होती है जिससे एक रस्सी जो है वो बनाई जाती है। 3 माह से जो है वो सूरत राम जी जो है वो मंदिर में रह रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो कर रहे हैं। आस्था की खाई को पार करने के लिए विशेष घास जो है वो खुद विशेष घास से रास्ता जो है वो खुद तैयार कर रहे हैं। करीब 3 इंच जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता करीब 3 इंच मोटा है और 100 मीटर लंबा है और अपने 4 अन्य सहयोगियों के साथ करीब 2.5 महीने से जो है ये इसको तैयार कर रहे हैं। और ये जो भुंडा महायज्ञ की जो रस्म होगी ये 4 जनवरी को जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें सूरत राम जी जो है वो मुख्य भूमिका जो है वो निभाएंगे। हज़ारों लोगों की आने की उम्मीद है और कोई भी खड्ड या कोई भी नाला या कोई पहाड़ी उनके बीच में रस्सी डालकर जो है ये जो है वो रस्म निभाई जाती है। लगभग कहा गया है कि 100 करोड़ के करीब जो है वो यहाँ पर खर्चा भी जो है वो आएगा, ये एस्टिमेट है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ से क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर लिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश विधानसभा एडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जो है निम्नलिखित में से किस तरह की एप्लीकेशन, जो मोबाइल ऐप होते हैं उसकी ये बात की जा रही है, किस तरह की एप्लीकेशन को जो है वो अडॉप्ट किया है। तो मोबाइल ऐप की अगर हम बात करें कि किस तरह की एप्लीकेशन को अडॉप्ट किया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने, तो ये नीवा करके एक है, नीवा, ये नाम पता चलेगा आपको कि नाम क्या है नीवा का पूरा, परंतु हिमाचल प्रदेश ने इस सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो था 2010 में जो था वो पहली असेंबली ऐसी बनी थी जिसने ई विधान सिस्टम को जो था वो अडॉप्ट किया था, ये बात कही गई। और ये जो नीवा है ये क्या है, इसका पूरा नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ये मिशन बोर्ड पर जो है वो अभी चलाया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है नीवा प्रोजेक्ट, नीवा एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट, इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा जो है वो चलाया गया है। और ई विधान सिस्टम जो है ना, इसको जो है वो पहले ये ई विधान सिस्टम होता था, अब इसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया है और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नीवा इसको नाम जो है वो दिया गया है। और 37 स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल हमारे पास हैं, इंक्लूडिंग लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और नीवा प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल मिली थी वो कब मिली थी, इसको जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा जो था वो 2020 से जो था वो अप्रूवल जो था वो मिला था नीवा सिस्टम को। तो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में आपको पता चल गया, मिनिस्ट्री के बारे में पता चल गया, जो मिनिस्ट्री है जिसने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, हिमाचल ने अडॉप्ट किया है, बाकी भी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो है मिशन मोड पर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अभी एक पहल जो है वो स्टार्ट की गई है, एक इनिशिएटिव जो है वो चलाया गया है। ये कौन सा इनिशिएटिव है, तो हिमाचल प्रदेश में जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, क्योंकि अब आपको पता है कि हिमाचल में भी जो है वो ड्रग्स के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। अब ड्रग्स के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं तो उसके लिए थोड़े थोड़े एफर्ट्स करते रहना ज़रूरी है। इस तरह का ही एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसको नाम दिया गया है संकल्प, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये संकल्प इनिशिएटिव चलाया गया है ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग के जो केस हैं उनसे जो है वो निपटा जा सके। तो ये संकल्प इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। और संकल्प इनिशिएटिव जो है उसका तो आपको पता चल गया। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके साथ जो रिलेट की गई थी, एक तो किया गया था कि हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनाया जाएगा। ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की बात कही गई है 31 मार्च 2026 तक। ये 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया जाएगा। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के कांडाघाट में स्थापित करने की बात कही गई है। और हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट होगी वो भी स्थापित किया जाएगा। और ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट नालागढ़ में स्थापित किया जाएगा, ये कहा गया था। हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है वो न्यूट्रिशियस फूड दिया जा सके, यानी कि अच्छा खाना जो है वो दिया जा सके, उनमें जो है वो कमी ना हो किसी चीज़ की। तो उसके लिए भी सरकार ने एक योजना चलाई है जिस योजना को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो पौष्टिक खाना देने के लिए ये मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है या फिर यूँ कहें चलाई गई है। और संकल्प इनिशिएटिव चलाया गया है। इस इनिशिएटिव को जो था वो 6 अक्टूबर 2024 को जो था वो लॉन्च किया गया था वैसे तो, और 6 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको जो है कॉम्बैट करना। इसी से रिलेटेड एक मॉडल डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के कोटला बड़ोग में जो है वो स्थापित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट शिमला के कोटला बड़ोग में जो है वो स्थापित किया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। मॉडल डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर। इस सेंटर से क्या होगा, ये जो कोटला बड़ोग में स्थापित किया जाएगा, जो ड्रग्स के केसेस आते हैं, ड्रग्स किसी को लत लग गई है तो उन केसेस को रिकवर करना, ठीक है जी, वैसे चीज़ें के साथ जो है वो यहाँ पर निपटा जाएगा। तो ये कंप्लीट जानकारी जो था वो संकल्प जो इनिशिएटिव है उसकी हो गई। ग्रीन एनर्जी स्टेट के बारे में आपने जान लिया। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए वो आपने जान लिया। दूसरा आपने जाना यहाँ से कि जो पौष्टिक एक खाना है बच्चों को उसके लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना जो है वो सरकार ने चलाने की जो है वो बात कही है। अब यहाँ से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, सारे डाउट क्लियर होने चाहिए।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट से जो है वो अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे पाएंगे और जो कमियां रह जाती हैं 2, 4, 5, 7 नंबरों की, उन कमियों को भी जो है वो पूरा कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम देखने को मिले, उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट आपके पास हो। ये जो टेस्ट सीट्स हमने लॉन्च की है, इसमें जो है जितने भी टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो हिमाचल जीके के हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के हैं, उनमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जो है वो हमने साथ में की है और भी आने वाले टेस्ट का शेड्यूल वहाँ पर बता दिया गया है। तो उस शेड्यूल को फॉलो करना, और वीडियो एक्सप्लेनेशन इसलिए है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और याद रखने में, रिवीजन करने में आपको हेल्प मिल सके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है टेस्ट सीट्स को, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट 1 अभी तक अवेलेबल है, तो उसमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ फूट रूट डिजीज विच अफेक्टिंग द शीप एंड गोट ऑफ गद्दी शेपर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी चरवाहे हैं उनकी भेड़ों और बकरियों को प्रभावित करने वाली एक फुट रोट जो रोग है, उसको जो है वो एक जो एजेंट है उसका, मतलब ये जो फुट रूट डिजीज़ इन जानवरों में होती है, चाहे वो भेड़ें हैं चाहे बकरियां हैं, वो किससे होती है? क्या वो वायरस से होती है, चाहे वो बैक्टीरिया से होती है, क्या वो प्रोटोजोआ से होती है, क्या वो फंगस से होती है? तो जानवरों में जो मुख्य रूप से गद्दी हैं उनके जानवरों में, चाहे वो भेड़ हो गई उनकी, चाहे वो बकरियां हो गई उनमें जो है वो फुट रूट डिजीज़ देखने को मिली। और ये डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया एजेंट है, बैक्टीरिया से जो है वो होती है। ये बैक्टीरिया डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है एक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम गद्दी ट्राइब की बात करते हैं तो गद्दी ट्राइब जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? ये मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा और कांगड़ा में जो है वो पाई जाती है। इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। वो फेस्टिवल कौन सा है? इनके बीच में जो है वो नवाला फेस्टिवल जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। नवाला जो फेस्टिवल होता है वो किसको डेडिकेटेड होता है? वो भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड जो है वो होता है। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप होते हैं उसमें दान पुण्य आ जाता है, उसमें बट्टा सट्टा आ जाता है, उसमें जो है झंझारा आ जाता है, उसमें झिंड फूक बराड़ा फूक आ जाता है, उसमें घर जवांतरी भी आता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मैरिज का टाइप ऐसा है जिसमें लड़के को जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर के रूप में जो है वो काम करना पड़ता है लड़की के घर में जाकर या फिर अपने ससुर के घर में जाकर। तो वो घर जवांतरी मैरिज का टाइप है, घर जवांतरी, जिसमें लड़के को जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर के रूप में जाकर जो है वो ससुर के घर में काम करना पड़ता है। घर जवांतरी इस तरह से जो है वो इसको लिखते हैं। तो ये मैरिज का टाइप है गद्दी के बीच में। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं भागसूनाग लेक जो सिचुएटेड है। तो ये भागसूनाग झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? इतना तो आपको पता होगा कि ये कांगड़ा में स्थित है, परंतु कांगड़ा में भी जो है ये कहाँ पर स्थित है? अब इसके बारे में एक अलग से आर्टिकल आया था। तो भागसूनाग झील जो है वो कहाँ पर आती है? ये जो है वो मैक्लोडगंज के समीप जो है वो आती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी मैक्लोडगंज के समीप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती है। तो पहले तो मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए यहाँ से हम कहानी भी डिस्कस करेंगे, परंतु पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। दलाई लामा जी कहाँ पर रहते हैं? दलाई लामा जी की जो सरकार चलती है वो धर्मशाला से जो है वो चलती है। अब धर्मशाला से इनकी सरकार चलती है, सही बात है। कब जो था ये धर्मशाला में आकर रहने लगे थे? तो 1960 में ये तिब्बत से भाग कर आए थे। 1960 में यहाँ पर इनके द्वारा सरकार बनाई गई थी। ये आर्टिकल में लिखा गया था। और गोरखा पलटन भी जो था वो गोरखा पलटन की जो स्थापना हुई थी कहा जाता है वो भी भागसू में ही जो था वो हुई थी। और 24 अप्रैल 1815 को 24 अप्रैल 1815 को जो था वो भागसू में जो था वो गोरखा पलटन की स्थापना हुई थी, ये कहा जाता है। अब भागसू नाग का नाम किस तरह से भागसू नाग पड़ा वो हम जानते हैं और पूरी कहानी मैं यहाँ से बताता हूँ। अगर आप देखो हिमाचल के कल्चर के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो सुन सकते हैं इस कहानी को, नहीं तो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं वीडियो को 1-2 मिनट आगे। अब देखिए क्या पूरी कहानी है। भागसू मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि भागसू एक राजा हुआ करते थे और राजस्थान के अजमेर प्रांत के ये राजा जो था वो हुआ करते थे। अभी जो अजमेर प्रांत था यहाँ पर जो था वो बहुत ही अजब की स्थिति बनी हुई थी। यहाँ पर भीषण अकाल था, जनता भूख प्यास से तरस रही थी और जनता के बीच में जो था वो हाहाकार मचा हुआ था। राजा इस बात को देखकर बहुत दुखी थे कि उनकी जनता में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन राजा सो रहे थे तो अचानक उनको रात को सपना होता है, यानी कि एक आकाशवाणी रूप में जो है वो होती है कि राजन सोने से जो है वो कुछ नहीं होगा, जैसे तुम सोच रहे हो उससे भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो है वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, हो सकता है कि तुम्हारा सारा जीवन जो है वो इसमें लग जाए। राजा ने ये आकाशवाणी सुनी और राजा ने कहा कि हे आकाश देवता, मैं अपने राज्य के लिए अपने प्राण भी देने को जो है वो तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे करना
गया होगा। तो राजा ने जो है वो फिर से आकाश से जो शब्द वापिस वहाँ उनके लिए आए, तो राजा को आदेश दिया गया कि हे राजा, यहाँ से बहुत ही दूर हिमालय की गोद में हिमाचल नामक एक राज्य है और वहाँ पर धौलाधार के पहाड़ के समीप जो है एक पानी का पोखर है। उस पानी के पोखर के पास तुम जाओ, वहाँ से पानी लेकर आओ और राजस्थान में जो है वो पूजा अर्चना अपनी रियासत में आकर उस पानी के साथ जो है वो करो, फिर तुम्हारे राज्य में जो है ये अकाल की समाप्ति जो है वो होगी। अब राजा जो है वो अगले दिन सुबह ही जो है वो क्या निकल पड़े, वो हिमाचल की ओर। हिमाचल को ढूंढते ढूंढते वो पैदल ही निकल पड़े और उनको बताया गया था कि ये जो पानी है, ये पानी का जो पोखर है, इसकी रक्षा जो है वो एक सर्प करते हैं, एक नाग इसकी रक्षा जो है वो करते हैं। तो राजा चल पड़े। अब राजा जो है वो चलते गए और हिमाचल में इस स्थान पर आकर जो है ये पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आकर पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि ये जो पानी का स्रोत है, इसकी रक्षा तो एक नाग कर रहे हैं। उन्होंने नाग देवता से जो था वो परमिशन मांगी कि भाई मुझे पानी चाहिए ऐसे ऐसी। तो नाग देवता ने पूछा कि तुम इतने दूर से आए क्यों हो। तो राजा ने पूरी बात बताई कि मेरे राज्य की स्थिति ऐसी ऐसी है और मुझे जो है वो इसलिए पूजा अर्चना के लिए पानी चाहिए। तो नाग देवता ने कहा कि भाई देखो, मैं तो तुम्हें पानी ऐसे नहीं दे सकता, ठीक है, ये पानी की रखवाली करना मेरी जो है वो जिम्मेदारी है और मैं इसकी रखवाली जो है वो कर रहा हूँ। फिर राजा ने सोचा कि अब किया क्या जाए। तो राजा ने सोचा कि जब सांप यहाँ पर नहीं होगा, नाग देवता यहाँ पर नहीं होंगे, तब मैं चुपचाप से यहाँ से पानी ले जाऊँगा और वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना कर लूँगा। तो उन्होंने कुछ दिन तक प्रतीक्षा करते रहे वो वहीं पर। एक दिन नाग देवता वहाँ पर नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो वो साथ में जिस बर्तन को लाए थे, जिस पात्र को लाए थे, उसमें पानी चुपचाप से भरा और वहाँ से चलने लगे। नाग देवता जब वापस आते हैं तो उन्होंने रास्ते में देखा कि पानी गिरा हुआ है, कोई पानी यहाँ से ले गया। तो उनको पता चला कि राजा पानी ले गया है। नाग देवता राजा के पीछे पीछे चल पड़े और रास्ते में जाकर राजा को रोक लिया और राजा से जो था वो कहा कि भाई देखो, पानी को वापस करना ही पड़ेगा। अब राजा भी जो है वो जिद पर अड़े और क्या हुआ, दोनों के बीच में घमासान युद्ध जो है वो होता है। युद्ध जो है वो बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें जो है वो राजा को हारना पड़ा। नाग देवता के आगे भला राजा कौन होता है जीतने वाला, तो राजा को हारने पड़ा। परंतु नाग देवता वहाँ से जो है वो बहुत खुश होते हैं। राजा ने कहा, नाग देवता ने राजा को कहा कि राजा, मैं तुम्हारे साहस से, तुम्हारी इस हिम्मत से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो राजा ने असहाय होकर कहा कि देवता जी देखिए, बात ऐसी है कि मुझे पूजा अर्चना के लिए पानी चाहिए, तो इस तरह से मुझे पानी दे दीजिए और मैं पूजा अर्चना जाकर करना चाहता हूँ। तब प्रसन्न होकर उनको ये पानी ले जाने का वरदान दे दिया। और नाग देवता ने ये भी कहा कि देखिए, मैं जो है तुम्हारी रक्षा करने का भी वचन जो है वो देता हूँ तुम्हें, और तुम्हारा जो नाम है भागसू के साथ मेरा नाम भी लगेगा, यानी कि भागसू नाग नाम बन जाएगा और भागसू नाम ही जो है वो आज से इस जगह का नाम जो है वो पड़ जाएगा। तभी ये भागसू नाग नाम जो था वो पड़ा था और इस तरह से लोग जो है वो आज भागसू नाग को जो है वो जानते हैं। तो ये पता चला भागसू नाग का नाम किस तरह से भागसू नाग पड़ा था। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं जोगिनी या फिर योगिनी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसके बारे में भी एक आर्टिकल आया हुआ था गिरिराज पत्रिका में। ये जोगिनी या योगिनी मंदिर ऐसा है जहाँ पर पत्थर भी जो है वो जवाब देते हैं। अब किस तरह से देते हैं वो भी हम जानेंगे। बोलते हैं जोगिनी या योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखो, ये जो जोगिनी या माता योगिनी का मंदिर है ये मंडी में है। मंडी से 8 किलोमीटर दूर मझवाड़ पंचायत में जो है वो एक रिहणी गांव आता है, यहाँ पर जो है ये मंदिर स्थित है। अब मैंने कहा था कि पत्थर यहाँ पर जवाब देते हैं, पत्थर कैसे जवाब देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस मंदिर की कहानी भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी चट्टान जो है वो बताई जाती है कि बहुत बड़ी चट्टान यहाँ पर है और चट्टान के बीच में एक बहुत बड़ी दरार जो है वो पड़ी हुई है। इसी चट्टान में माता जोगिनी या योगिनी जो है वो वास करती है, ये कहा जाता है। और इस मंदिर में जब लोग जाते हैं तो इसी दरार में जो है वो अपने सवाल जो है वो पूछते हैं और उनको जवाब भी मिलता है। पत्थर के द्वारा जो है वो जवाब दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, लोग क्या करते हैं, यहाँ से 3 छोटे छोटे पत्थर जो है वो उठा लेते हैं। अब 3 छोटे छोटे पत्थरों को उठा लेते हैं और माता का ध्यान करते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो उन पत्थरों को जो है वो बताते हैं। अब पत्थरों को बता देते हैं, माँ का ध्यान लगाकर जो है वो सारी बात जो है वो कही जाती है। और ये जो बड़ी सी चट्टान है, जहाँ पर चट्टान के बीच में दरार है, उस चट्टान में जो है वो बारी बारी अपने पत्थर जो है वो लोग फेंकते हैं। अब बारी बारी पत्थर फेंकते हैं। अगर दरार में फेंके हुए पत्थर, कहा जाता है कि अगर तीनों पत्थर दरार में रुक जाते हैं, 3 ही पत्थर उसको उठाने हैं, तीनों पत्थरों में
माता का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना बतानी है। फिर दरार के बीच में पत्थर फेंकेंगे, अगर तीनों पत्थर रुक गए तो मान लो आपकी जो मन्नत है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। और अगर मान लो कि कहीं 2 ही पत्थर रुकते हैं, एक पत्थर नहीं रुकता, तब कहा जाता है कि मन्नत पूरी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर एक भी पत्थर नहीं रुकता तो कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण जो है वो नहीं होती। तो इस तरह का ये मंदिर है, जोगिनी माता का मंदिर या फिर योगिनी माता का मंदिर। तो ये हमारा हिमाचल का कल्चर है। इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो किताबों में आपको कभी भी नहीं पढ़ने को मिलेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। बोलते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश से जो पहली महिला थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ये पहली मिनिस्टर बनी थी और इनके पास थी हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास हुआ करती थी। और प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश से हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। ये राज्यसभा के सदस्य हैं, परंतु हिमाचल से ये राज्यसभा के सदस्य अभी नहीं हैं। ये हिमाचल से नहीं, ये गुजरात से अभी जो है वो सदस्य हैं राज्यसभा के। और आपने ध्यान रखना है कि जगत प्रकाश नड्डा जी जो है वो ये हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में। ये हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में। आगे बोलते हैं लोक नाट्य करियाला। ये जो है करियाला को बिलासपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो करियाला को बिलासपुर में जो है स्वांग जो है वो कहते हैं, इसको स्वांग कहा जाता है। बोलते हैं जुकारू उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये जुकारू उत्सव ये भी इंपॉर्टेंट उत्सव है और ये चंबा जिले में जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं भारत के थल सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले हिमाचली कौन थे? मतलब आपको बताना है कि पहले हिमाचली व्यक्ति कौन थे जो इंडियन आर्मी को लीड करते थे, आर्मी के जो था वो अध्यक्ष बने थे। तो वो बने थे जनरल विश्वनाथ शर्मा। ये कहाँ से संबंध रखते थे? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो था वो संबंध रखते थे। हिमाचल प्रदेश से ही जो है वो पहले परमवीर चक्र विजेता भी रह चुके हैं। पहले परमवीर चक्र विजेता जो थे वो थे सोमनाथ शर्मा जी। और सोमनाथ शर्मा जी के भाई ही हैं ये जनरल विश्वनाथ शर्मा, जो कि जो था वो थल सेना के पहले अध्यक्ष जो था वो बने थे, थल सेना अध्यक्ष बने थे। और हिमाचल से जो था वो संबंध रखते थे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते थे। आगे बोलते हैं जिला मंडी में स्थित देव माहूनाग मंदिर किसने बनवाया था? तो ये देव माहूनाग का मंदिर राजा श्याम सेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। अब राजा श्याम सेन के द्वारा बनवाया गया था। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्थापना जो था वो की गई थी। ठीक है जी। मंडी में जो था वो दमदमा पैलेस भी बनवाया गया था। मैंने बहुत बार आपको बताया है, टेस्ट सीरीज में भी इनफैक्ट मैंने आपको बड़े जोर देकर ये बात बताई है कि दमदमा महल किसके द्वारा बनवाया गया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि दमदमा महल किसके द्वारा बनवाया गया था। आगे बोलते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की जाने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन है? तो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में जो शामिल की जाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर है वो है नीतू डेविड। नीतू डेविड का नाम आपने नोट करना है। आगे बोलते हैं विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या था? इसकी थीम पूछी गई है वर्ल्ड टूरिज्म डे की। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम थी टूरिज्म एंड पीस, यानी कि पर्यटन और शांति इसकी थीम थी। पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस इसकी थीम थी। ये वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो मनाया कब जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 27 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो था वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संस्था विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। 1980 में जो था वो इसकी शुरुआत जो था वो की गई थी। ठीक है जी। मनाया कब जाता है? 27 सितंबर को ये मनाया जाता है। आगे बोलते हैं वर्ष 2025 में जो क्वेड लीडर की समिट होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो क्वेड लीडर है हमारे पास 4 देश ये आते हैं, इनकी मेजबानी अपना भारत ही 2025 में जो है वो करेगा। क्वेड लीडर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? एक ऑस्ट्रेलिया आती है, दूसरा अपना भारत आता है, तीसरा जापान आता है, चौथा यूएस जो है वो आता है। तो ये 4 कंट्रीज क्वेड में आती हैं और भारत इसकी मेजबानी 2025 में करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें नंबर के गवर्नर अभी कौन बने हैं? वो हमने बताया है, संजय मल्होत्रा जो है वो बने हैं। आगे बोलते हैं प्रीडेटर ड्रोन के क्रय हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो प्रीडेटर ड्रोन के क्रय हेतु भारत ने यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो है वो समझौता किया है। गोवर्धन मठ किस प्रदेश में आता है? गोवर्धन मठ किस प्रदेश में आता है, किस स्टेट में ये आता है? तो ये उड़ीसा स्टेट में जो है वो गोवर्धन मठ जो है वो आता है। आगे बोलते हैं भारत लोक सेवा आईसीएस की जो पहले चयनित भारतीय बने थे वो कौन बने थे? तो जैसे अभी आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पहले ये
भारतीय लोक सेवा हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज जो था वो हुआ करता था। और इसके जो पहले भारतीय चुने गए थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो था वो पहले ICS जो था वो बने थे। आगे बोलते हैं आईफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है। तो आईफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है वो विधु विनोद चोपड़ा को जो है वो दिया गया है। किसको? विधु विनोद चोपड़ा को जो है ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इनॉग्रेटेड एट। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए पहला आवासीय स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? तो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। पिछली बार ही गिरिराज पत्रिका में हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। अभी आप कमेंट करके अपना आंसर जो है वो बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दिसंबर महीने का चारों के चारों पार्ट जो है वो कंपाइल करके वहाँ पर PDF आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।